हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 4 के रिवीजन के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल अंत तक। आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डेरिवेशन समझाएंगे जो इस चैप्टर नंबर 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 से 3 नंबर का एक डेरिवेशन आने वाला है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 नंबर का डेरिवेशन रहेगा और 1 नंबर का डायग्राम है। ठीक है, तो कुछ डेरिवेशंस हैं, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उन डेरिवेशंस को ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र जानते हो आप कि कोई गतिशील आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है किससे? बी से। और इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक लिखते हैं हम टेस्ला। क्या लिखते हैं? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक लिखा जाता है टेस्ला से। इसके अलावा और भी इसका मात्रक है न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू मीटर। ये होता है न्यूटन इंटू सेकेंड कूलाम मीटर अपॉन कूलाम इंटू मीटर। ये और होता है इसका एक और मात्रक है NS पर CM या फिर टेस्ला, कैपिटल T से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई भाई चुंबकीय क्षेत्र की। कोई गतिशील आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ये नहीं पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूं चैप्टर, ऐसा पॉसिबल नहीं है एक 45 मिनट के उसमें वीडियो में। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स है किसी क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी क्षेत्रफल है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल है, उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स लिखा जाएगा। लिखेंगे किससे? फाई बी से। और फाई बी लिखा जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र और ए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश। ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, मात्रक इसका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। एसआई मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वेबर, या फिर बी का मात्रक लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, और ए का लिख दिया मीटर और उसका स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ये भी बन सकता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? एक आवेश है और वो गति कर रहा है किसमें? वैद्युत क्षेत्र में, फिर उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई आवेश है और वो गति कर रहा है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है या फिर वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर कौन कौन से बल लगते हैं, किस प्रकार के लगते हैं? तो देखो, कोई भी आवेश है उसकी वैद्युत क्षेत्र में गति, आवेश की वैद्युत क्षेत्र में गति। ठीक है, तो कोई भी आवेश है वो अगर वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल। उसको लिख सकते हैं QE वेक्टर से। ठीक है, तो कोई भी आवेश है और वो गति कर रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर कितना बल लगेगा? F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर बल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, आवेश की चुंबकीय क्षेत्र
आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति। जब कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, और वो कितना लगता है, Q इंटू बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। कोई भी आवेश है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर बल लगेगा Fm वैक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ये लिखा जाएगा इसको मैग्नीट्यूड में। अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इस बल को, परिमाण लिखेंगे इसका, तो बल का ये परिमाण हो गया, वो सदिश रूप हो गया। तो एक बल लगेगा कौन सा, चुंबकीय बल। ठीक है, इसमें चुंबकीय बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो एक वैद्युत बल लगेगा। अब अगर उस कोई भी आवेश है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल बोलेंगे। लॉरेंज बल बोला जाता है और उसको F वेक्टर लिखा जाता है F E वेक्टर प्लस F M वेक्टर से। उस पर चुंबकीय बल भी लगेगा और उस पर वैद्युत बल भी लगेगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोनों बलों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो गया। मात्रक बल का वही रहेगा, कौन सा, न्यूटन। बलों के लिए मात्रक तो हम वही लिखते हैं, न्यूटन। तो ये लॉरेंज बल निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। Fm और Fe वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को जोड़ देंगे, लॉरेंज बल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब आता है ट्विस्ट। यहाँ से नया मोड स्टार्ट होता है। और कहाँ से, कि कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अगर वो मान लीजिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र है और उसी दिशा में गति कर रहा है, कोई आवेश है मान लीजिएगा एक Q है और उसी दिशा में गति कर रहा है जिधर की चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इस पर एक बल लगेगा Fm वेक्टर, चुंबकीय बल लगेगा। चलो मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ, केवल परिमाण में लिख देता हूँ। Fm इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू वी वी साइन थीटा। अब ये आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में ही गति कर रहा है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर ही इसकी गति की दिशा है, तो थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ, थीटा इज इक्वल टू रहेगा 0 डिग्री। थीटा 0 रहेगा तो Fm नॉर्मल सी बात है भाई, 0 तो आएगा ही, मतलब इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा अगर ये ऐसी चुंबकीय क्षेत्र में के अनुदिश गति कर रहा है। एक और है केस सेकंड। चलो ये तो फर्स्ट हो गया। केस सेकंड की बात करते हैं। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कैसे गति कर रहा है, लंबवत गति करता है। ठीक है, लंबवत से मतलब है कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए वो अंदर की तरफ है, ये हम मान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस मतलब अंदर है और डॉट मतलब बाहर। चुंबकीय क्षेत्र मतलब अंदर की तरफ है और मान लीजिए आवेश ऐसे गति कर रहा है बी वेग से, उसमें लंबवत। ठीक है, तो एक बल लगता है इसमें, हमेशा एक बल लगेगा केंद्र की तरफ। ठीक है, और वो बल इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे मतलब हमेशा। जब ये ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा आवेश, बल लगेगा इस दिशा में। जब आवेश यहाँ पहुँचेगा तो बल की दिशा ऐसे हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर आवेश यहाँ पहुँचेगा, बल की दिशा बदल जाएगी। फिर ये यहाँ पहुँचा तो ये बदल गई, ये यहाँ पहुँचेगा तो ये बदल जाएगी। इस तरीके से बल की दिशा बदलती रहेगी हर बार। इधर बी वेक्टर, क्योंकि इधर बी वेक्टर की दिशा बदल गई, फिर इधर बदल गई, तो बल की दिशा हमेशा बदलती रहेगी। कहाँ, वो बल रहेगा हमेशा केंद्र की तरफ, और वो ही बल इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करेगा। तो देखो लंबवत गति कर रहा है, इसलिए थीटा कितना है, 90 डिग्री है। चुंबकीय बल का मान कितना होगा, क्यू वी वी साइन 90
साइन 90 की वैल्यू रख दी कितनी 1, तो चुंबकीय बल का मान आ जाएगा QVB। चुंबकीय बल कितना लगेगा, QVB के बराबर लगेगा, और उसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होगी, मतलब अभिकेंद्रीय बल प्रदान यही करेगा। भाई हम जानते हैं कोई भी कण है ऐसे वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो उसको घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है जो आवश्यक होता है वो प्रदान करेगा कौन, ये जो है चुंबकीय बल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ध्यान में रखना बस कि जब वो 90 डिग्री पर एंटर करेगा लंबवत, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है और वो लंबवत अंदर एंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है, तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है और उसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है, वो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो हो गया यहाँ तक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आवेशित कण है वो वृत्ताकार पथ में गति करने लग गया है, इतना आपको मालूम है। ऐसे वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, लंबवत एंटर किया है उसने चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे। तो एक बल है जो कहाँ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, और उस बल का जो मान है वो है QVB। उस बल का मान कितना है, QVB है। ठीक है, तो आवेशित कण ऐसे गति करेगा, ये उसके वेग की दिशा हो गई। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ में क्या करने लग गया, गति करने लग गया। बल की वैल्यू है कितनी, QVB। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल ये किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो बराबर हो गया किसके, चुंबकीय बल के। यही तो इसको चुंबकीय बल प्रदान करेगा। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या लिखते हैं, अगर आवेश का द्रव्यमान m है उस कण का, r त्रिज्या है तो mv²/r, और चुंबकीय बल लिखा QVB, ऐसे लिख सकते हैं भाई। और b टू b कैंसिल, r क्या निकल के आ जाएगा, r = आएगा mv/QB। ये इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई। ये क्या आ गई, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई है। तो इसकी अगर वेग निकालना है तो क्या करना है भाई, वेग को इधर ले जाइए, वेग निकलेगा, वेग b बराबर क्या लिखेंगे, QVR, m को उसके नीचे डिवाइड में ले गए, क्या आ जाएगा, वेग v बराबर QVR/m। ये वेग निकल कर आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, केवल एक ही से। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है, चुंबकीय बल, बस उसको उसके बराबर कर दो। बाकी का त्रिज्या निकल गई, वेग निकल गई, और भी क्या निकालना है बताइए। अगर कोणीय वेग निकालना है, कोणीय वेग ओमेगा = v/r लिखते हैं ना, v/r। तो कोणीय वेग ओमेगा निकल कर आ जाएगा, b की वैल्यू रख दीजिए QVR/m, और r की वैल्यू रख दीजिए mv/QV। ठीक है, क्या आएगा, ओमेगा = Q² b² r, Q² b² अपॉन m²b, ये निकल कर आ जाएगा। ये कोणीय वेग आ गया भाई, Q ये ऊपर जाएगा, Q² b²r, ये हो गया, m नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m²b, ये कोणीय वेग हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोणीय वेग निकाल सकते हैं। और इसका ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ मिस्टेक हो गई, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा और, कोणीय वेग एक बार और निकालते हैं। देखिए ओमेगा = लिखते हैं ना v/r, ऐसे लिखा जाता है, तो r की वैल्यू रख दीजिए भाई इसमें। ऐसा कीजिए, b की वैल्यू तो यही रहने दीजिए, चाहे ऐसा करो b रहने दो और r की वैल्यू रख दो mv/QV।
थोड़ा इस तरीके से, इस फॉर्म में। वहाँ क्या है, वो बी टकरा गया था इसलिए दोबारा निकालना पड़ा है। ये आ जाएगा क्यू वी वी क्यू वी अपॉन एम बी, बी टू बी गया, क्यू वी बाय एम। ये आएगा, बी टू बी कैंसिल हो जाएगा तो क्यू बी बाय एम ये लिख सकते हैं भाई, क्यू वी बाय एम। और ओमेगा की जगह लिख सकते हैं भाई 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, क्यू वी बाय एम। टी लिख सकते हैं ना यहाँ से, टी क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है टी इज इक्वल टू, हाँ ये उधर चला जाएगा टी की जगह, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। ये आवर्तकाल निकल के आ गया। और आवृत्ति अगर निकालनी है, ये आवर्तकाल हो गया, और आवृत्ति इसकी उल्टी होती है स्मॉल एन, तो आवृत्ति लिख सकते हैं क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। ये आवृत्ति निकल कर आ जाएगी। तो ये सारे पद हैं जो हमें निकालना आना चाहिए, इसमें सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। केवल एक फॉर्मूला याद रखना है हमें तो स्टार्टिंग में, अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल, और उसी से हम सारे टर्म्स इसके निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है जब कण थीटा कोण पर प्रवेश करता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है मान लीजिएगा, और कण ऐसे गति कर रहा है बी वेक्टर वेग से, ठीक है, थीटा कोण पर। तो इसमें दो घटक हो गए भाई वेग के। एस अक्ष की दिशा में तो हो गया बी एक्स वेक्टर, और इसके लंबवत हो गया बी वाई वेक्टर। दो घटक हो गए। इसका जो पाथ होगा वो ऐसे होगा हेलिकल। हेलिकल मतलब कुंडलीनुमा। ये कण कुंडलीनुमा पाथ फॉलो करेगा, कुंडलीनुमा पथ पे गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बी एक्स वाला वेग का जो बी एक्स वाला भाग है, बी एक्स वाला भाग तो उसको आगे ले जाएगा ऐसे, और उसको अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम कौन करेगा? ये बी वाई वेक्टर। ये लंबवत है ये उसका घटक, इसलिए वो आगे भी बढ़ेगा और वृत्ताकार भी घूमेगा। तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? उसका पथ हो जाएगा हेलिकल। ठीक है, उसका पथ हेलिकल हो जाएगा। अब यहाँ रोल किसका है? इसका लंबवत घटक का। जो रोल है वो किसका है? लंबवत घटक का है। मतलब ये वी वाई जो है ना, वी वाई लिख सकते हैं हम वी साइन थीटा। ये तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, आगे ये बढ़ाएगा बी कॉस थीटा। आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? बी कॉस थीटा, और वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम कर रहा है बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? वही अभिकेंद्रीय बल बराबर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल। लेकिन चुंबकीय बल किसके कारण लगेगा? इसके लंबवत घटक के कारण। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या लिखोगे? एम बी वाई स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई आर। चुंबकीय बल लिखेंगे क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। इसको वी साइन थीटा लिख दें। एम वी साइन थीटा मतलब वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा लिख दिया। यहाँ से वी साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा, देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एम वी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी, ये आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? सो आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा,
एम बी साइन थीटा बाय आर, आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये बनेगा। त्रिज्या ये आ जाएगी उसकी कुंडली नुमा भाग की, आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तो त्रिज्या निकालना आना चाहिए, वेग निकल ही सकता है इससे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है, पिच। ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको जो टाइम लगेगा, एक कुंडली से दूसरी कुंडली तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो आवर्तकाल के बराबर लगता है। और ये जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, पिच बोलते हैं इसको। पिच कैसे लिखा जाएगा भाई, पिच एक्स बराबर, दूरी लिखते हैं ना, चाल गुना समय से, दूरी बराबर चाल इंटू समय, उसी से पिच निकल जाएगा एक्स। चाल कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये कौन सी चाल से पहुँचा, बी कॉस थीटा से। एक्स अक्ष के अनुदिश काम कर रहा है बी कॉस थीटा, और समय कितना लग रहा है, आवर्तकाल के बराबर लग रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी कॉस थीटा से। एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी, इससे निकल सकता है पिच। ठीक है, टी की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी हमें, किसकी, कैपिटल टी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ से बी निकाल लेंगे, फिर ओमेगा निकाल लेंगे, उससे कैपिटल टी की वैल्यू। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, इसको ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है इसके बाद बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, तो बायो-सावर्ट नियम क्या है कि एक अल्पांश है, एक धारावाही अल्पांश है, और अगर उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी लंबाई कितनी है, dl है, तो इस अल्पांश के कारण यहाँ किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये r डिस्टेंस है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही उसकी दिशा तो होगी अंदर की तरफ, वही दक्षिणाष्टामुष्ट नियम से इसको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, इधर से कहाँ आएगा चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र के लिए और यहाँ डॉट। अब अल्पांश है, धारावाही अल्पांश है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। तो बायो-सावर्ट के नियम से वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान समानुपाती होता है किसके, धारा के, प्रवाहित धारा के अल्पांश की लंबाई के, आइडियल, और साइन थीटा मतलब उसकी ज्या, यहाँ से जितने कोण पर है उसकी ज्या, और अपॉन आर स्क्वायर। इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक काम में लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो डी भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र है एक धारावाही अल्पांश के कारण, अल्प चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो डी भी निकल के आ जाएगा, अल्प चुंबकीय क्षेत्र। इसको लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर स्क्वायर, और आई को लिखा एम्पियर पर मीटर, मतलब मीटर टू मीटर कैंसिल, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या लिखा जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। म्यू नॉट को चुंबकनशीलता बोलते हैं, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग के बारे में। तो इसका एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है उसका, पूछा जा सकता है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं उसके अनुप्रयोग पर। देखिए, तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। और वो बिंदु P कहाँ कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। निकालने के लिए हम दो अल्पांश मानेंगे, क्योंकि बायो-सावर्ट नियम अल्पांश पर ही लागू होता है। दो अल्पांश कंसीडर कर लिए dl। इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाएगा, और इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अगर देखेंगे तो डायरेक्शन होगी ये, इसके कारण ये लंबवत रहेगी, तो ये डायरेक्शन होगी। और चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये मान लेंगे कि ये मान लीजिए यहाँ से कितने कोण बना रहा है, ये अल्फ़ा कोण बना रहा है, ये भी अल्फ़ा कोण पर है, तो ये कोण भी अल्फ़ा होगा और ये कोण भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये dB वेक्टर होगा, ये डायरेक्शन भी dB वेक्टर होगी। अल्फ़ा की दिशा में होगा इसका घटक dB कोज अल्फ़ा, इधर की तरफ होगा dB साइन अल्फ़ा। तो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा कौन से घटक के कारण, dB साइन अल्फ़ा घटक के कारण निकलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बायो-सावर्ट नियम, मतलब ये जो है dB साइन अल्फ़ा, इसको जोड़ देंगे तो पूरी लूप के कारण क्या निकल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। सबसे पहले एक अल्पांश के लिए निकालें तो dB, बायो-सावर्ट नियम से dB अगर हम निकालेंगे, ये बनेगा μ0/4 IDL साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बाय r², ये लिखा जाएगा। थीटा कितना है यहाँ, 0 डिग्री है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 क्यों है, 90 डिग्री है भाई, तो थीटा 90 हो गया। तो dB कितना आएगा, dB आएगा μ0/4 IDL/r², ठीक है। ये dB की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें पूरे लूप के लिए निकालना है, ये तो एक अल्पांश के लिए आ गया, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो समाकलन कर देंगे किसका, dB साइन अल्फ़ा का, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे, dB की वैल्यू रख दीजिए μ0/4, ये लिख दिया IDL बाय, यहाँ जो दूरी रहेगी वो r² नहीं रहेगी भाई, ये वाली दूरी रहेगी, r² तो ये हो गई और x ही हो गई। कर्ण है ये, तो ये बनेगा √r² प्लस x², ये भी क्या रहेगा, √r² प्लस x²। यहाँ स्क्वायर लगाते हैं इसलिए ये बनेगा r² प्लस x², ये हो जाएगा r² प्लस x²। डिस्टेंस r² में ही तो लिखते हैं ना, तो यहाँ से √ हट जाएगा उस r² से, इसलिए ये आएगा। आइडियल लिख देंगे और ये बनेगा r² प्लस x²। साइन अल्फ़ा की अगर हम वैल्यू देखें तो साइन अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं हम लंब बटे कर्ण, तो लंब तो हो गया r और कर्ण हो गया ये, तो ये लिखा जाएगा स्मॉल r/ कर्ण कितना, ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं r² प्लस x² इज रेज़ टू पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसके बाद। तो इंटीग्रेशन करने से पहले ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए तो अब इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे भाई। आगे इसको इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए देखो क्या करना है। इंटीग्रेशन के लिए मैं यहाँ से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकाल लेता हूँ। b = μ0 स्मॉल r भी बाहर आ जाएगा, IR μ0 IR कंप्लीट बाहर आ गया, μ0 IR, और अपॉन में आ गया 4 ये बन जाएगा r² प्लस x² इज रेज़ टू पावर 3/2, 1/2 एंड 1 कितना हो गया 3/2।
अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dl। पूरी सर्क्यूमफ्रेंस के लिए है, परिधि के लिए है, इसलिए इसको 2 पाई आर लिख सकते हैं। म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2। पूरी परिधि के लिए लिखा तो 2 पाई आर, पाई टू पाई कैंसिल और 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो बी आ जाएगा भाई, आर से ये आर स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स अक्ष पर, एक्स दूरी पर निकल के आ जाएगी। अब अगर केंद्र पर हमें निकालना है मान, कहाँ, केंद्र पर, तो x की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। केंद्र पर अगर हमें निकालना है तो x की वैल्यू 0 लिखी जा सकती है। इसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, किस पर निकालना है, केंद्र पर, x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। x की वैल्यू 0 रख दीजिए, b क्या निकल कर आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, x की वैल्यू 0 रखिए, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2। ये आएगा देखो, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2। 2 से 2 गया, आर क्यूब आएगा, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर का बचेगा, एक आर कट जाएगा, 2 आर स्क्वायर कट जाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये बन जाएगा। ये केंद्र पर आ गया और ये आ गया उस पर, अक्ष पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी है बेटा आगे, इसके बाद जो इस चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट होता है, और वो पार्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम। कुछ डेरिवेशन एम्पियर के परिपथीय नियम से भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और बेटा एक बात और रिमाइंडर में मुझको आज याद आई, हमने चैप्टर नंबर 3 से कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, वो मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए। वो जो बचे हुए जो टॉपिक हैं वो मैं कभी भी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी टॉपिक हैं अपने। एक तो बच गया था किरचॉफ का वोल्ट का नियम, धारा नियम, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज बच गया था। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक्स। दोनों टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और साथ में जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इस रिवीजन का जो नेक्स्ट जो पार्ट है, मतलब इस चैप्टर का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल पर। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, मेरा तो यही कहना है आप लोगों से, ताकि और भी स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें इस महा रिवीजन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले लेकिन जाने से पहले स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। हो गया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।